चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग माय डियर बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। दिस इज योर कंपनी लॉ क्लास। ठीक है, एंड नाउ एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे, मैं बार बार आपसे हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वीडियो को वॉच कीजिए। वीडियो में जो भी आपको कमियां दिखती हैं, जो भी आपको गलती दिखती है अपने टीचर्स की, प्लीज या तो टीचर के साथ जूम पर इंटरेक्ट करें या अपने फीडबैक फॉर्म में या फीडबैक में क्या करें, लिखें, हमें मेल करें। ठीक है, और क्या कहते हैं, देखिए इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों की सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट डन होने वाली है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट भाई अगर सीधी सी बात है, अगर आपकी सेकंड यूनिट खत्म होती है तो इट मीन्स आपको 15 वीडियो मिल चुकी है। इसका मतलब ये होता है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप लोग क्या कहते हैं इन सबको कंसीडर कीजिए और प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिए और पढ़ना शुरू कीजिए और वीडियो को देखिए, क्योंकि आप लोगों के काम आएगा। जब अपने स्कूल में इतनी फीस पे कर रखी है तो फायदा क्यों ना उठाएं जब आपको टीचर्स इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरा टोटल कंसर्न है आपसे। ठीक है, और आगे तो आप लोग बड़े बच्चे हैं, जैसे आपको सही लगे। चलिए, अब बात किसकी आती है कि मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इसके लिए, प्रेफरेंशियल्स के लिए, सॉरी प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स के लिए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के लिए। तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था कि किस तरीके से कंपनी ने क्या क्या किया हो, जैसे कि कंपनी के आर्टिकल में प्रोविजन होने चाहिए, कंपनी इनको ओआर पास करना जरूरी है, कंपनी ने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में 3 साल तक का कोई लेट ना किया हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कंपनी ने लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है, मना ना किया हो कि वो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करे, क्योंकि अगर इस तरह का डिविडेंड, इस तरह का डिफॉल्ट हुआ होगा तो भी कंपनी इक्वल राइट्स वाले शेयर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू नहीं कर पाएगी। The company has no subsisting default in the payment of declared dividend to its shareholder, repayment of its mature deposit or redemption to its preferred shares, or the debentures that have become due for redemption or payment of interest on such deposit, or debentures or payment of dividend. Company has not defaulted in payment of the dividend, preference shares or repayment of any term loan. बिल्कुल सही बात है, अगर उसने कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी लोन लिया था, चाहे वो स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई शेड्यूल बैंक हो, या जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनके जितने भी स्टैट्यूट ड्यूज होते हैं, जैसे उनकी प्रोविडेंट फंड होता है, उनकी पेंशन होती है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो क्रेडिट ट्रांसफर करना होता है 7 साल के बाद, ठीक है, वो उसमें कोई डिफॉल्ट ना किया हो। कंपनी ने जो इशू करती है, ठीक है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिफॉल्ट वाज मेड गुड, बिल्कुल सही बात है। और अगर इस तरह के डिफॉल्ट कर भी रखे हैं तो जब तक 5 साल नहीं हो जाएंगे तब तक कंपनी इन शेयर्स को इशू करने के लिए क्या नहीं होगी, आपकी क्या कहते हैं एलिजिबल नहीं होगी। 5 साल बीतने चाहिए अब जब तक आपका डिफॉल्ट ठीक नहीं हो जाता, उसके बाद से कंपनी किसी भी इस तरह के कोर्ट में आपकी पेनलाइज ना हुई है पिछले 3 सालों में, जब आरबीआई, सेबी, सेक्रा, फेमा, स्पेशल एक्ट जो कि बेसिकली कंपनी पे लगते हैं, जैसे सेक्टोरल रेगुलेटर, जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक कमीशन एक्ट, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे क्या है आपके डिफरेंट एक्ट है, ये बता रखे हैं इन्होंने। इसके बाद क्या कहते हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसमें उसके पास चॉइस होती है कि वो किसके थ्रू कैपिटल रेज करना चाहती है, चाहे वो इक्विटी के थ्रू करे, चाहे वो किसके थ्रू करे, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू करे। इक्विटी के थ्रू करती है तो अल्टीमेटली उसको ये देखना होता है वो इक्वल राइट्स वालों को इशू कर रही है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों को इशू कर रही है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों की टर्म्स हमने पढ़ ली, इक्वल राइट्स वालों के ऐसे कुछ होती नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। उसमें तो राइट टू वोट होता है, और राइट टू क्या होता है आपका डिविडेंड, पार्टिसिपेट इन डिविडेंड होता है। अब क्या होता है मेरे बच्चों, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसको ये देख के सोच लेना चाहिए कि उसको अपना रिडम्पशन करना है, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी आप 20 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है तो आप 20 साल के बाद कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 30 ईयर्स, जिसमें भी आपको 21वें साल ऑनवर्ड, 21 ईयर ऑनवर्ड, ठीक है, आपको 10% उसका क्या कहते हैं इशू करना पड़ता है, मतलब उसका रिडीम करना पड़ता है 10%, ठीक है। तो वही बता रखा है कि कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मोर देन 20 ईयर्स, ठीक है। जब भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर होती है, जब वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है which are redeemable, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकती। फर्दर स्टेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल इशू प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर लायबल टू बी कि आपका रिडीम विद इन अ पीरियड ऑफ कितना आपका 20 ईयर्स। बट एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो होती है वो 20 साल से ज्यादा के लिए इशू कर सकती है, बट 20 साल का भी इन्होंने कंसेप्ट दे रखा है कि 20 साल के बाद क्या कहते हैं आपको मतलब 21 साल से आपको 10% क्या करना पड़ता है, रिडीम करना पड़ता है,
ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है आपका, प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। एंड विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड एज अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर पर्पस ऑफ सच रिडम्पशन। सच शेयर शैल बी रिडीम ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड अप, बिल्कुल सही बात है। रिडीम तो तभी होंगे जब फुल्ली पेड अप होंगे। एंड प्रपोज टू बी क्या आपका, रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ठीक है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इक्वल टू द टर्मिनल अमाउंट ऑफ, बिल्कुल जब भी हम रिडीम करते हैं तो उसके इक्वलेंट अमाउंट हमें जो सीआरआर अकाउंट होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है, वहां पर ट्रांसफर करनी पड़ती है। जैसे मान के चलिए अगर पेड अप कैपिटल सॉरी पार वैल्यू अगर 10 रुपए है, ये शेयर क्या कहते हैं वो हमें नहीं पता हमने कितने प्रीमियम पर प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। अगर पार वैल्यू 10 रुपए है और हमने 1 लाख शेयर क्या के रिडीम किए हैं तो हमें 10 लाख रुपए सीआरआर अकाउंट में डालने पड़ेंगे। In case of such class of companies, ठीक है, as may prescribe and whose financial statement comply with the accounting standard, तो हम किससे भी कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है उससे भी हम अपनी शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। इफ एनी पेबल और रिडम्पशन, और इनफैक्ट प्रेफरेंस शेयर्स पर हम प्रीमियम के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, जो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसा रिलीज करके कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्या कहते हैं आपका, above the premium if any payable, the redemption shall be provided for out of profit of company or out of the company security premium account before such shares are redeemed. And when a company is not in position to redeem any preference shares to pay dividend, if any such share in accordance with the terms of the cap का issue, ठीक है, such share and after refer to an unredeemed preference share, it may with the consent of the holder of 3/4 in value such preference share with the approval of the tribunal on petition made by this। तो बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का या तो तरीका आपके फ्री रिजर्व्स हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम है, और अगर मान के चलो आपके पास इनफ मनी नहीं है तो आप ट्रिब्यूनल से एनसीएलटी से क्या लेकर परमिशन लेकर आप लोग क्या कर सकते हैं, नए शेयर इशू करके पुराने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा किससे, आपकी अथॉरिटी से। इसके बाद इशू ऑफ फर्दर रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अंडर सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इन कैपिटल इंक्रीज और इन केस बी रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल, वो तो सीधी सी बात है। प्रेफरेंस शेयर्स का ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का राइट टू वोट और राइट टू डिविडेंड से मतलब नहीं होता है, तो इसलिए इनके ना ही इनके रिडम्पशन पर कैपिटल बढ़ती है और ना घटती है। CRR account may be not printing in that the section be applied by company paying unissued shares of the capital company to be issued to members of the company as fully paid bonus shares। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल शेयर कैपिटल। तो बात अगर हम करें फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की, तो जब हम लोग क्या करते हैं, नए शेयर इशू करते हैं तो उसमें हमें सोचना पड़ता है कि हमें पैसा किससे लेना है। तो या तो हम जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को हम राइट शेयर इशू करके कर देते हैं, या अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं कि हम बाहर क्यों जाएं, हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को ही क्या कर देते हैं, ईसोप इशू कर देते हैं। या फिर मान के चले कई बार क्या होता है, हमें पूरा रायता नहीं फैलाना होता है, हम लोग के पास ऑलरेडी क्या होता है, बहुत मोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी प्रेफरेंशियल बेसिस पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं, वो शेयर इशू कर देते हैं। बट जो क्या कहते हैं आपके राइट इशू है इसमें लिमिट 200 की नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एम्प्लॉयज है इसमें लिमिट 200 की नहीं है, ठीक है। बट जब हम प्रेफरेंशियल बेसिस पर करते हैं, ठीक है, तो वहां पर लिमिट आपकी 200 की होती है कि ठीक है एक बार में आप 50 से ऊपर लोगों को कर सकते हैं, बट ओवरऑल मिला के अगर साल में आप जितनी बार भी प्रेफरेंशियल इशू लेकर आए हैं उसकी लिमिट अगर चार सबकी मिलाकर 200 से ऊपर हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक इशू बन जाता है। तो इस बात का ध्यान मेरे बच्चों आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आप लोगों का क्या खत्म हो जाता है, जो हमारी ये वाली क्लास है वो खत्म हो जाती है, और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस, कि आप, क्योंकि इसके आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल में, ठीक है। बट स्टिल मैं आप लोगों से फिर भी यही चाहूंगी कि प्लीज 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 मेरे बच्चों, प्लीज क्या करें आप लोग, क्या कहते हैं, पढ़ें, समझें, जानें, क्योंकि चीजों को समझना जानना बहुत जरूरी होता है। मेरी क्लासेस को देखें, मुझसे इंटरेक्ट करें जूम मीटिंग पर, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए गलत होगा, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, आप लोगों के भले के लिए बोलती हूँ, प्लीज देखिए, ठीक है, प्लीज मीटिंग देखिए, प्लीज आप लोग प्लीज मीटिंग में आइए। और एक चीज और मैं आप सारे बच्चों से बोलूंगी कि बहुत कम बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो प्लीज जूम मीटिंग में भी आइए, इनको भी देखिए, ठीक है। ओके गाइस।